हेलो फ्रेंड्स, मैं दिविशु हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कुछ और MCQ के बारे में जो प्रीवियस एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम थी उनमें प्रीवियस पेपर में जो है वो आए हुए हैं, बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपन वन बाय वन क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन डैमेज कॉज्ड बाय accumulation of abnormal level of toxic bilirubin in the brain is known as। मीन्स ब्रेन के अंदर अगर abnormal टॉक्सिक बिलिरुबिन का लेवल जो है अगर इंक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं। जनरली अगर ब्लड के अंदर टॉक्सिक लेवल बढ़ता है तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रेन के अंदर बढ़ता है तो उसके लिए पर्टिकुलर अलग वर्ड काम में लिया गया है। तो बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में। पहला ऑप्शन है जॉन्डिस, सेकंड वन है आइसोइम्यूनाइजेशन, थर्ड ऑप्शन है कर्निक्टेरिस और फोर्थ ऑप्शन है सिफेलोहेमेटोमा। तो अपना आंसर जो हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएं कि क्या आंसर राइट होगा आपके अकॉर्डिंग। देखिए, जनरली अगर ब्लड के अंदर लेवल बढ़ता है बिलिरुबिन का उस कंडीशन को अपन बोलते हैं जॉन्डिस। बट अगर ब्रेन के अंदर ब्रेन के टिश्यू डैमेज हो रहे हैं बिलिरुबिन बढ़ने की वजह से उस पर्टिकुलर कंडीशन को अपन बोलते हैं कर्निक्टेरिस। ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है, दिल्ली एम्स में पूछा गया, एक बार भुवनेश्वर एम्स में और रायपुर एम्स में पूछा गया है। तो कर्निक्टेरिस का मीन्स क्या होता है कि ब्रेन के अंदर अबनॉर्मल जो टॉक्सिक बिलिरुबिन है वो डिपॉजिट हो जाता है जिसकी वजह से ब्रेन के टिश्यू जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। सेकेंड क्वेश्चन है, ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच द पेशेंट विल हैव एन एक्सप्रेशन ऑफ मास्क लाइक फेस एंड स्टेयरिंग इज नोन एज। मीन्स एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके अंदर कौन सा सिम्टम मिलता है अपने को, मास्क लाइक सिम्टम, और स्टेयरिंग है, आई का फिक्सेशन है वो जनरली देखने को मिलता है। मास्क लाइक फेस का मीन्स क्या होता है कि वो फेस जिसपे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं रहती, एक्सप्रेशन लेस फेस जो होता है उसको अपन कौन सा फेस बोलते हैं, मास्क लाइक फेस। तो ऑप्शन क्या क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है माइस्थेनिया ग्रेविस, सेकंड वन है एल्जाइमर्स डिजीज, नेक्स्ट ऑप्शन है हस्टिंगटन कोरिया और नेक्स्ट वन डिसऑर्डर है पार्किंसंस डिजीज। तो आंसर क्या होगा इसका, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप आंसर जरूर बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसन डिजीज जो होती है वो जनरली डोपामिन की कमी की वजह से होती है। इस कंडीशन के अंदर अपने को मास्क लाइक फेस जो है वो या रेस्टिंग ट्रेमर्स हैं, ऐसी कंडीशन जो है वो अपने को देखने को मिलती है। जनरली पार्किंसन डिजीज़ का जो पेशेंट होता है वो आगे की तरफ झुक के चलने लग जाता है, मसल्स जो होती हैं उनके अंदर भी डिसऑर्डर जो है वो अराइज हो जाते हैं। और होता किसकी कमी की वजह से है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामिन, उसकी कमी की वजह से अपने को पार्किंसन डिजीज का सामना करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किस कंडीशन में अपने को मास्क लाइक फेस देखने को मिलता है, तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन डी पार्किंसन डिजीज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज दैट इज यूज्ड टू ड्राइव द सेंट्रल टेंडेंसी। मीन्स कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी अपने को दी गई है, कोई भी नंबरिंग अपने को दी गई है, उसका एवरेज वैल्यू जो होगी उसको अपन किस नाम से जानेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसर्च के काफ़ी पार्ट जो है यहाँ से कवर किए जाते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन है, फर्स्ट वन ऑप्शन है मॉड, सेकंड वन है मीन, नेक्स्ट वन है सेंट्रल डेविएशन और थर्ड वन है मीडियन। तो मीन मीडियन मॉड पे काफ़ी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मीन। मीन्स एवरेज जो वैल्यू होती है उसको अपन बोलते हैं मीन, और वो वैल्यू जो बार बार रिपीट होती है उस कंडीशन को अपन बोलते हैं मॉड। और जो नंबरिंग जितनी भी वैल्यू है उसको अगर एक सीरियल वाइज लिखा जाए 1 to 10 तो बीच का जो नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, मीडियन। तो यहाँ क्या पूछा गया अपने से, एवरेज वैल्यू पूछी गई है और एवरेज वैल्यू क्या कहलाएगी, मीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी मीन। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड वर्टिब्रल कैनाल फॉलोइंग इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्ट्रास्ट मीडिया इनटू द स्पाइनल अरेक्नॉइड सब अरेक्नॉइड स्पेस इज कॉल्ड एज। मीन्स अपने को वर्टिब्रल कैनाल और स्पाइनल कॉर्ड का एक्सरे इमेजिनेशन करना है।
कॉन्ट्रास्ट डाई जो इंजेक्ट करवाई है अपने सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर, ताकि जो भी पिक्चर आए वो सारी की सारी क्या आए, क्लियर आए। अंडर द कॉन्ट्रास्ट अपन क्या कर रहे हैं, एक्सरे कर रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को अपन क्या बोलेंगे? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इको एन्सेफेलोपैथी, नेक्स्ट वन है माइलोग्राफी, नेक्स्ट वन ऑप्शन है इलेक्ट्रोमायोग्राफी और नेक्स्ट वन है इलेक्ट्रो एन्सेफेलोपैथी। राइट आंसर क्या होगा इसका? देखिए, जहाँ स्पाइनल कोड का जिक्र आए उसके लिए वर्ड काम मिल जाता है माइलो। ग्राफी का मीन्स क्या होता है, विजुअलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर स्कोपी या ग्राफी, जनरली ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करना है या विजुअलाइजेशन करना है, तो ये वर्ड जो है वो काम में लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी माइलोग्राफी। माइलोग्राफ जहाँ जहाँ स्पाइनल कोड का जिक्र हो अपने को पर्टिकुलर टर्म देखने को मिलेगा माइलो। तो माइलोग्राफी का मीन्स क्या होता है, स्पाइनल कोड का विजुअलाइजेशन करते हैं एक्सरे के थ्रू या जो वर्टिब्रल कॉलम है उनका विजुअलाइजेशन जो है वो किया जाता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इस प्रकार है, द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, इट्स साइज, स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज। ऑप्शन है सर्वे, इकोलॉजी, डेमोग्राफी, एपिडेमियोलॉजी। आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा? आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मीन्स क्या होता है? ऑप्शन सी डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मीन्स क्या होता है? किसी भी पॉपुलेशन की, किसी भी स्टैटिस्टिकल ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करना, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसका कैसा कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डेमोग्राफी। की कहाँ रह रहा है, हिल एरिया में रह रहा है कि अर्बन एरिया में रह रहा है कि रूरल एरिया में रह रहा है, ऐसी वाली स्टडी को अपन कौन सी स्टडी बोलते हैं? डेमोग्राफी। इसके सेम मिलता जुलता वर्ड है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का मतलब पीपल्स के बीच में जो डिजीज़ कंडीशन होती है उनकी स्टडी जनरली करी जाती है। कौन सी बीमारी कब फैल रही है, कैसे फैल रही है, क्या उसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, क्या उसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, उनके बारे में जो स्टडी करी जाती है उसको अपन बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। इकोलॉजी जो होती है वो रिलेटेड होती है ह्यूमन बीइंग और एनवायरनमेंट का, दोनों का जो रिलेशन होता है उसकी स्टडी जनरल अपन कर रहे हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म का जनरली उनके एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन की स्टडी जो है अपन इकोलॉजी में करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट हु हैव अंडरगोन स्पाइनल सर्जरी आर टर्न इन द बेड यूजिंग। मीन्स एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट है, उसको बेड पे टर्न करवाना है, तो फॉलोइंग में से कौन सी कंडीशन या कौन सी चीज़ या कौन सी पोजीशन अपन काम में लेंगे? ऑप्शन है, फर्स्ट वन है लॉग रोल टर्न, नेक्स्ट वन है बी केन, नेक्स्ट वन है सी क्रिस क्रॉस वेस्ट, नेक्स्ट वन है ट्रांसफर वेस्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉग रोल टर्न। लॉग रोल टर्न का मीन्स क्या होता है कि पूरी की पूरी बॉडी जो होती है वो एक साथ टर्न करवानी है, कहीं भी बीच में ट्विस्टिंग नहीं होनी चाहिए। और स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी के केसेस के अंदर ये बात अपने को दिमाग में बिठा लेनी है कि जब जब पोजीशन चेंज करेंगे तो लॉग रोल पोजीशन लेनी है। यानी पेशेंट पूरा का पूरा एक साथ टर्न होना चाहिए, ऐसे नहीं कि गर्दन एक साथ टर्न हो रही है, कमर बाद में हो रही है, पैर टर्न बाद में हो रहे हैं। यानी पूरी की पूरी बॉडी का मूवमेंट जो वो एक साथ एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। उस वाली पर्टिकुलर पोजीशन को अपन कौन सी पोजीशन बोलते हैं? लॉग रोल पोजीशन। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर कौन सी पोजीशन काम मिली जाती है? लॉग रोल पोजीशन। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असाइनमेंट ऑफ एन अथॉरिटी फ्रॉम मैनेजर टू सबऑर्डिनेट्स टू कैरी आउट स्पेसिफिक एक्टिविटी इज नोन एज। मीन्स क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि एक हाई अथॉरिटी मीन्स एक मैनेजर है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है काम अपने सबऑर्डिनेट्स में, अपने लोअर जो अथॉरिटी हैं। फॉर एग्जांपल अपने इस फील्ड की बात करें तो एक वार्ड इंचार्ज जो है वो अपना काम अलॉट कर रहा है एक एक नर्सिंग ऑफिसर को कि आपको ये पर्टिकुलर काम करना है। तो उस पर्टिकुलर टर्म को अपन कौन सी टर्म काम में लेंगे? ऑप्शन इस प्रकार है, फर्स्ट वन है सेंट्रलाइजेशन, नेक्स्ट वन है स्टाफिंग, C1 है डेलीगेशन, D1 है कोऑर्डिनेशन। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डेलीगेशन।
डेलीगेशन का मीन्स क्या होता है कि एक हायर अथॉरिटी का एक पर्सन जो होता है अपने सबऑर्डिनेट्स में काम डिवाइड कर देता है, ये पर्टिकुलर इसको करना है, ये पर्टिकुलर बी को करना है, ये पर्टिकुलर सी को करना है। पर्टिकुलर जो 3 स्टाफ होते हैं उनको पर्टिकुलर काम डिवाइड कर देता है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं डेलीगेशन। अदर वर्ड काम में लिए गए सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मीन्स क्या होता है, एक जो पावर होता है, जो कंट्रोल ऑफ मोड होता है, वो सारा का सारा किसी एक ही पर्सन के हाथ में होता है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। बात करें स्टाफिंग की, स्टाफिंग का मीन्स क्या होता है, कोई भी एलिजिबल पर्सन को किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए हायर करना क्या कहलाता है, स्टाफिंग कहलाता है। कोऑर्डिनेशन का मीन्स क्या होता है, मिलजुल के किसी काम को, किसी भी टास्क को, किसी भी गोल को पूरा करना क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी डेलीगेशन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, पेन स्केल इन क्लिनिकल सेटिंग इज एग्जाम्पल ऑफ, यानी क्लिनिकल सेटिंग के अंदर पेन स्केल काम मिल जाती है, पेन कितने लेवल का है उसको पता लगाने के लिए। तो किसका एग्जाम्पल है, ऑप्शन विजुअल एनालॉग, ग्राफिक रेटिंग स्केल, सीमेंटिंग डिफरेंशियल स्केल, चेकलिस्ट। देखो ऑप्शन जो है देखते पता लग रहा है, पहले अपने को पता होना चाहिए कि पेन स्केल कैसी होती है। इसका डायग्राम जो आप जरूर जाके गूगल पे चेक करें। पेन स्केल के अंदर फेशियल एक्सप्रेशन दिखाई देते हैं, और उस फेशियल एक्सप्रेशन को अपन क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, देख के पता लगाते हैं कि पेशेंट को पेन जो है कितना हो रहा है, किस रेटिंग का पेन हो रहा है, यानी उसके फेशियल एक्सप्रेशन देख के अपन उसको पेन की ग्रेडिंग करते हैं, पेन की रेटिंग करते हैं। तो कौन से टाइप का एनालॉग है, विजुअल एनालॉग। ना ही कोई अपने को चेकलिस्ट भरनी है, ना ही कोई ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन वहाँ है, तो एक ही ऑप्शन जो है वो मैच हो रहा है। क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विजुअल एनालॉग इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन है डिस्टेंडेड सीबेशियस ग्लैंड विच अपीयर एज वाइट डॉट्स ऑन नोज एंड फेस ऑफ द न्यूबॉर्न, यानी न्यूबॉर्न का फेस और नोज जो होता है उसके ऊपर वाइट डॉट बन जाते हैं, और जनरली वो ग्रोथ रहती है सीबेशियस ग्लैंड की। तो उस पर्टिकुलर वर्ड को अपन क्या बोलते हैं, या कौन सी सिचुएशन कहलाती है। ऑप्शन दिए गए मैंगोलिन स्पॉट, एरिथमा, स्ट्रोक बाइट और मिलिया। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मिलिया। मिलिया जो होते हैं वो सीबेशियस ग्लैंड के वाइट स्पॉट होते हैं, जनरली फेस के ऊपर पाए जाते हैं, नेजल नोज के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ वर्ड अलग दिए गए हैं, मैंगोलिन स्पॉट होता है या स्ट्रोक बाइट होता है, कंडीशन अलग होती है। इसके अंदर जनरली रेडनेस होता है, अपने को ब्रीसिंग लेसरेशन दिखाई देते हैं, ये कंडीशन ऑटोमेटिकली हील होने वाली है। और मिलिया जो होता है किस कंडीशन होता है, सीबेशियस ग्लैंड का वाइट स्पॉट अपने को फेस के ऊपर, नोज के ऊपर दिखाई देते हैं, तो उस कंडीशन को अपन कौन सी कंडीशन बोलते हैं, मिलिया। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग इज कंट्राइंडिकेटेड इन, मीन्स अपन किसी पेशेंट को पॉजिटिव प्रेशर दे रहे हैं, जैसे एम्बू बैग से दे रहे हैं, अच्छे पेशेंट को बाहर से सी पैप या बाई पैप लगा है, तो कंटिन्यूस अगर पॉजिटिव प्रेशर दिया जा रहा है, बाहर से एयर दी जा रही है प्रेशर के थ्रू, तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसके अंदर अपन ऐसा नहीं कर सकते। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है कोमाटोस पेशेंट, सेकंड वन है पल्मोनरी एडिमा, थर्ड वन ऑप्शन है अस्थमा, नेक्स्ट वन है ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। राइट आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। क्यों होगा, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला में क्या होता है कि ट्रेकिया और इसोफेजिया के बीच में एक अबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है। जब भी अपन पॉजिटिव प्रेशर से अपन एयर बाहर से देंगे तो एयर लीक होकर कहाँ चली जाएगी, ईसोफेगस में, जहाँ एयर का कोई काम नहीं है। बाकी अस्थमा के अंदर भी एयरवे नैरो होता है, पेशेंट इजीली ब्रीथ नहीं कर पाता, अपने बाहर से पॉजिटिव प्रेशर से दे सकते हैं। कोमा जो पेशेंट होता है वो भी ब्रीथ नहीं कर पाता, कई बार रेस्पिरेटरी अरेस्ट उसको हो जाता है, सेडेशन में वो रहता है, सारे सेंसरी ऑर्गन उसके काम नहीं करते हैं, उस कंडीशन में भी अपन बाहर से पॉजिटिव प्रेशर जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा पल्मोनरी एडिमा वाला पेशेंट है, उसको भी पॉजिटिव प्रेशर से बाहर से एयर जो है, ऑक्सीजन जो दी जा सकती है। बट ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला वाले केस के अंदर एयर जो लीकेज होती रहेगी, जितनी एयर ट्रेकिया में जाएगी सारी की सारी लंग्स तक नहीं पहुँचेगी, और डाइवर्ट होकर कहाँ तक चली जाएगी, इसोफेगस के थ्रू जीआईटी में चली जाएगी। तो इसोफेजियल फिस्टुला के अंदर अपन क्या नहीं कर सकते, पॉजिटिव प्रेशर जो एयर है या ब्रीथिंग है वो नहीं करवा सकते। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, गिविंग रॉन्ग मेडिकेशन टू ए पेशेंट इज, गिविंग रॉन्ग मेडिकेशन, किसी पेशेंट को मैंने गलत दवाई दे दी जो उसकी प्रिस्क्रिप्शन में थी नहीं, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं करी थी, उस पर्टिकुलर वर्ड को अपन किस टर्मिनोलॉजी से जानेंगे। ऑप्शन है असॉल्ट, नेग्लिजेंसी, नॉइसेंस, बैटरी।
मीन्स क्या होगा, अगर अपन ने मिस प्रैक्टिस करी है उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, नेग्लिजेंसी। कोई रॉन्ग मेडिकेशन अगर अपन ने दे दी तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, नेग्लिजेंसी। असोल्ट का मीन्स क्या होता है कि कोई भी फिजिकल जो टॉर्चर होता है उस कंडीशन को अपन बोलते हैं असॉल्ट। और बात करें बैटरी की, बैटरी का मीन्स होता है अगर बिना परमिशन के, बिना किसी कंसेंट के अगर अपन पेशेंट को टच भी करते हैं वो भी एक क्राइम है। लीगली अपन पेशेंट को उसके बिना परमिशन के टच भी नहीं कर सकते, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं बैटरी। तो ये नेग्लिजेंसी सारी याद रखनी चाहिए। माल प्रैक्टिसेस हैं या टॉर्चर हैं तो इनके लिए अलग अलग वर्ड के लिए अलग अलग जो टर्मिनोलॉजी हैं, अलग अलग डेफिनेशन जो है उनकी याद होनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नेग्लिजेंसी। अगर अपन रॉन्ग मेडिकेशन कर रहे हैं तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, नेग्लिजेंसी। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी इज यूज्ड टू ट्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट, यानी हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी किस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। इससे पहले ज़रूरी है कि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी क्या होती है। हाइपर ऑक्सीजन बैरिक थेरेपी जनरली जो भी सिकनेस होती हैं या अपन कहीं पानी के अंदर स्विमिंग कर रहे हैं, स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं, उस केसेस के अंदर सिकनेस से प्रिवेंट होने के लिए कोई गैस जो है, अबनॉर्मल गैस CO कार्बन मोनोऑक्साइड है या CO2 है, उनका अपने बॉडी के अंदर जो है वो स्टोरेज ना हो जाए, वो बढ़ ना जाए, उससे बचाने के लिए अपन जनरली कौन सी थेरेपी काम में लेते हैं, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी काम में लेते हैं। इसमें ऑप्शन क्या क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, मर्करी पॉइजनिंग, CO पॉइजनिंग, नार्कोटिक पॉइजनिंग। तो ऑप्शन में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि अपन कौन सी थेरेपी काम में ले रहे हैं, ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन एक गैस है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको अफेक्ट करेगी। ये चार जो ऑप्शन है, चारों में से ऐसा कौन सी चीज़ है जो जनरली रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है, वो भी गैस होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। अगर CO की पॉइजनिंग हो रही है तो उस कंडीशन को अपन कौन सी कंडीशन से ट्रीट करेंगे, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन C, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की। ह्यूमन सीरा गिवन आफ्टर डॉग बाइट, फ्रॉम इस प्रिंट हुआ फॉग बाइट, राइट वर्ड है डॉग बाइट टू प्रिवेंट द रेबीज, यानी डॉग बाइट हुआ है, कुत्ते के काटने के बाद अगर रेबीज से प्रिवेंट करवाना तो अपन ने क्या किया है, ह्यूमन सीरा दिया, यानी सीरम दिया है। तो वो कौन सी टाइप की इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। ऑप्शन देखते हैं पहले, पैसिव इम्यूनाइजेशन, टॉक्सॉइड, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, एक्टिव इम्यूनिटी, और नेक्स्ट वन है इम्यूनोमॉड्यूलेशन। तो इम्यूनिटी के अंदर एक क्लास के अंदर डिस्कस किया जा चुका है पहले भी। सीरम का मीन्स होता है एंटीबॉडी। अगर प्रीपेड एंटीबॉडी अपन बाहर से दे रहे हैं तो वो कौन सी टाइप की इम्यूनिटी होगी, पैसिव इम्यूनिटी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन A, पैसिव इम्यूनाइजेशन। अगर बाहर से अपन एंटीजन देते हैं और बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाती है, वैसी टाइप की एंटीबॉडी, वैसी टाइप की इम्यूनिटी कौन सी इम्यूनिटी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी। बट जब भी प्रीपेड एंटीबॉडी बाहर से अपन इंजेक्ट करवा देते हैं बॉडी के अंदर तो वो कौन सी टाइप की इम्यूनिटी होती है, पैसिव इम्यूनिटी। तो राइट आंसर क्या होगा, पैसिव इम्यूनाइजेशन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कार्डिक आउटपुट इंक्रीज्ड इन विच केस, फॉलोइंग में से ऐसा कौन सा केस है जिसके अंदर कार्डिक आउटपुट जो है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन फर्स्ट वन है शॉक, नेक्स्ट वन है अर्दमिया, नेक्स्ट वन है कंजस्टिव हार्ट फेलियर, लास्ट वन ऑप्शन है हाइपोक्सिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन D, हाइपोक्सिया। रीजन, पहला ऑप्शन दिया गया है शॉक। शॉक के अंदर ऑलरेडी फ्लूइड कम रहता है, हार्ट पंप करेगा ही नहीं क्योंकि फ्लूइड ही नहीं है हार्ट के पास। सेकंड कहलाती है अर्दमिया। अर्दमिया में रिदम जो है अब नॉर्मल हो जाती है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन फास्ट करने लग जाता है। हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन फास्ट हो रहा है तो प्रॉपर स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं निकलेगी, प्रॉपर कार्डिक आउटपुट जो है वो नहीं होगा क्योंकि पूरी तरीके से हार्ट पंप नहीं करेगा, धीरे धीरे हार्ट पंप करेगा तो कम अमाउंट में ब्लड जो है बाहर निकलेगा। बात करें अपन कंजस्टिव हार्ट फेलियर की तो हार्ट काम ही नहीं कर रहा है, पंपिंग वो करेगा ही नहीं प्रॉपर। हाइपोक्सिया के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी कोई भी रीजन हो सकता है कि ऑक्सीजन जो कम बाइंड हो रही है ब्लड के साथ, तो टिश्यू डिमांड करेंगे कि उनके पास ब्लड ज़्यादा पहुँचे, जितना ज़्यादा ब्लड पहुँचेगा ऑक्सीजन उतनी ही ज़्यादा कैरी होगी। तो हाइपोक्सिया कंडीशन के अंदर कार्डिक आउटपुट जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन D, हाइपोक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। What is the method of simple random sampling? रिसर्च का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में बार बार
कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का फॉलोइंग में से कौन सा एग्जाम्पल है। बात करते हैं, फर्स्ट वन है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, नेक्स्ट वन है कंप्यूटर टेबल, सी वन है क्लस्टर सैम्पलिंग और डी वन है कोटा सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मीन्स क्या, रैंडम का मीन्स होता है कि जितने भी सैंपल अपने को कलेक्ट करने हैं सबको इक्वल चांस देना है, बराबर चांस देना है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग। अपन ने ऐसे ही सैंपल उठा लिए अपनी मनमर्जी से कि ये अपनी रिसर्च के लिए बेनिफिशियल है, ये अपनी रिसर्च के लिए बेनिफिशियल है, पर्टिकुलर आदमी जो है अपने अपनी चॉइस से ले लिए, वो वाली सैम्पलिंग कौन सी कहलाती है, नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मीन्स क्या होता है, कन्वीनियंस का मीन्स क्या होता है कि अगर मेरे को यहाँ से डाटा कलेक्ट करना है तो जो मेरे पड़ोस के आदमी होंगे मैं उन्हीं से डाटा कलेक्ट करूँगा, दूर नहीं जाऊँ। कन्वीनियंस मतलब मेरे लिए वो ईजी है। वैसे टाइप की सैम्पलिंग कौन सी कहलाती है, कन्वीनियंस। में किसी को इक्वल चांस जो हो नहीं दे रहा। नेक्स्ट में है कंप्यूटर टेबल। कंप्यूटर टेबल जो होता है वो एक एग्जांपल है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का, यानी सबको इक्वल चांस जो है वो दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी कंप्यूटर टेबल। तो कंप्यूटर टेबल के अंदर सबको अपन इक्वली चांस देंगे, बल्कि क्लस्टर सैम्पलिंग या कोटा सैम्पलिंग के अंदर अपन इक्वल चांस नहीं देते हैं। क्लस्टर या कोटा सैम्पलिंग के अंदर भी अपन जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, क्लस्टर के अंदर एक जगह से 5 आदमी ले लिए, एक जगह से 10 ले लिए, एक जगह से 15 ले लिए, अपनी विश के अकॉर्डिंग जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं। उसके अंदर कहीं भी किसी को भी बराबर मौका जो है वो नहीं दिया जाता। इस टाइप की सैम्पलिंग कौन सी सैम्पलिंग कहलाती है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो ये था आज का क्वेश्चन सेशन। सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना साथ जो बनाए रखिए और अच्छे वीडियो हैं वहाँ आपके लिए लाते रहेंगे। जो भी प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हैं, उम्मीद है कि आने वाली एग्जाम से पहले मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो है हम सॉल्व करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल से कंटिन्यूस जुड़े रहें। हमारे चैनल से अभी जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।